हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका जूलॉजी मेंटर। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ राम वर्लानी, आई एम फ्रॉम भिलवाड़ा राजस्थान। करंटली आई एम वर्किंग ऑन द पोजीशन ऑफ पीजीटी बायोलॉजी फैकल्टी एट एसटेक आईटी स्कूल। आई हैव टोटल 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन बायोलॉजी स्ट्रीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है गैमेटोजेनेसिस, जो कि आपके क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसे नीट में उठा लीजिए या बोर्ड में उठा लीजिए, इससे हर साल क्वेश्चन आना फिक्स होता है। आप नेक्स्ट जो प्रीवियस टेक्स्ट है उसे आप देख सकते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं इंडेक्स की फॉर्म में। सबसे पहले हम क्या कवर करने वाले हैं आज इसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे स्पर्म स्ट्रक्चर, और तीसरी चीज़ हम इसमें कवर करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन। और लास्ट में हम 2 या 3 मिनट में हम इसको जो पूरी तीनों चीज़ें पड़ी हुई है उसका कंक्लूजन बताएंगे और इस तीनों को समराइज करेंगे, कवर अप कर देंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उसे हम टिप्स एंड ट्रिक्स से पढ़ेंगे ताकि आपको वो इजीली याद हो जाए और कभी आप भूलें नहीं लाइफ टाइम तक। जब तक आपके एग्जाम है तब तक तो आप एटलीस्ट याद रखेंगे। मैं आपको ट्रिक्स बता दूंगा। तो अगर आपको बायो में कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको उस टॉपिक के नाम से रिलेट करना पड़ेगा। अगर आपको टॉपिक का नाम समझ में आ गया, अगर आपको टॉपिक के नाम को आपने रिलेट कर लिया तो आपके लिए बायोलॉजी से पढ़ना और समझना आसान हो जाती है। जैसे हमारे टॉपिक का नाम क्या है, गैमेटोजेनेसिस। यहाँ जो गैमेट वर्ड है या गैमेटो वर्ड है वो किसको शो कर रहा है? गैमेट को शो कर रहा है। और जो जेनेसिस वर्ड है, जेनेसिस वर्ड किसको शो कर रहा है? प्रोडक्शन को शो कर रहा है। यहाँ मैं ह्यूमन को कंसीडर करके ही बात करूंगा बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम ही क्या है? ह्यूमन। तो मैं जो भी बात करूंगा वो ह्यूमन के कंसीडर में ही बात करूंगा। तो गैमेट जो होते हैं वो मेल में भी फॉर्म होते हैं और फीमेल में भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है। मेल में जो गैमेट बनते हैं वो किसके फॉर्म में बनते हैं? स्पर्म की फॉर्म में बनते हैं। और फीमेल में जो गैमेट होते हैं वो किस फॉर्म में बनता है? ओवम की फॉर्म में बनता है। जो स्पर्म होता है या जो मेल होता है, स्पर्म कहाँ बनते हैं? जो गैमेट होते हैं वो कहाँ बनते हैं? गैमेट बनते हैं आपके पास में टेस्टिस में। और जो फीमेल है उसमें जो ओवम होता है वो कहाँ बनता है? आपका ओवेरी में बनता है। ठीक है। तो चाहे टेस्टिस हो चाहे ओवेरी हो, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम करते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम यही होता है गैमेट का प्रोडक्शन करना और साथ ही साथ में हार्मोन का भी प्रोडक्शन करना। तो टेस्टिस और ओवेरी क्या करते हैं? गैमेट भी प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए अपने दोनों क्या बोल देते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल देते हैं। बाकी जो भी आपकी बची हुई चीज़ें वो सारी क्या आ जाएगी? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगी। एक्सटर्नल जेनिटल बोल लो, डक्ट्स बोल लो, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना? तो मैंने क्या बताया कि आपको बायो पढ़नी है तो नाम से रिलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ अपना पहला टॉपिक क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ स्पर्मेटो किसको शो कर रहा है? स्पर्मेटो शो कर रहा है स्पर्म को, और जेनेसिस किसको शो कर रहा है? जेनेसिस शो कर रहा है आपके प्रोडक्शन को। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें आप स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हो, स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहे हो या मेल गैमेट का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कर रहे हो, उस प्रोसेस को आपने क्या बोल दिया? स्पर्मेटोजेनेसिस। जैसा कि अपन ने देखा ना कि अपन गैमेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं या गैमेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया? गैमेटोजेनेसिस। उसी का एक पार्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस। आप स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप ओवम का फॉर्मेशन कर रहे हो तो उससे अपन क्या बोल देंगे? oogenesis, जो कि अपन वो किस पे कवर करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो जो टेस्टिस है, ह्यूमन मेल की बात करो तो जो मेल में जो ह्यूमन मेल होते हैं उनमें जो टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में बंद पड़े रहते हैं, मतलब बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? टेस्टिस होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्क्रोटम कहा जाता है। अच्छा, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो ह्यूमन में टेस्टिस है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्यों पड़े हुए रहते हैं और बाहर क्यों होते हैं बॉडी के? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, मेल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो अपने बॉडी से बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पड़े हुए रहते हैं, जिसे अपन ने स्क्रोटम बोला। स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है, जिससे आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस या स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस आसानी से हो पाती है और स्पर्म फॉर्म हो पाते हैं टेस्टिस के अंदर। ये जो टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस होते हैं वो लोब्स में डिवाइड होते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? इन टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लोब्स प्रेजेंट होते हैं। उन लोब्स को अपन क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्स। और अगर मैं ईच टेस्टिस की बात करूं, हर एक टेस्टिस की बात करूं, तो हर एक टेस्टिस में कितने लोब्स प्रेजेंट होते हैं? 250 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। 250 लोब्स आपके ईच टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं। और इन लोब्स के अंदर क्या पड़ा हुआ रहता है? इन लोब्स के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पड़ी हुई रहती है। इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसी के अंदर आपको क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में STB लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कि ईच लोब में कितनी होती है, तो ईच लोब में ये आपके पास में इसका जो काउंट होता है वो 1 से 3 होता है। मतलब देखिए कि स्क्रोटम में 2 टेस्टिस, एक टेस्टिस, ईच टेस्टिस में कितने लोब्स? 250 लोब्स। और एक लोब में मतलब ईच लोब में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, सबसे पहले
ये आपके सामने जो मॉडल है वो किसको शो कर रहा है, ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये है स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसी के अंदर क्या पड़े हुए हैं, टेस्टिस पड़े हुए हैं, और इसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बाकी आप जो डक्ट वगैरह देख रहे हैं ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। अब मैं आपको टेस्टिस दिखा देता हूँ, ये स्क्रोटम दिखा दिया, अब मैं आपको टेस्टिस दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है आपके पास में टेस्टिस, ठीक है, ये क्या है आपके पास में टेस्टिस, आपको दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे टेस्टिस, है ना। देखिए कितने टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है, कितने हैं, 2 है। किस में प्रेजेंट थे, वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में प्रेजेंट थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेस्टिस को जब अपन काट के देखते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, तो देखिए इसमें क्या दिखा अपन को, ये लोब्स दिख रहे होंगे आपके, मैंने यहाँ लोब्स ड्रॉ किए हुए हैं, और लोब्स के अंदर आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रही होगी, ठीक है। इसको अपन डायग्रामेटिक भी बता देते हैं। तो डायग्रामेटिक देखिए, ये आपका पास में क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर ये लोब्स बने हुए हैं जिन्हें टेस्टिकुलर डाइसोलोब, इसके अंदर क्या परसेंट है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आपके पास में परसेंट है। जब अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन काट के देखा, मतलब जब अपन ने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को काट के देखा और माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो अपन को उसमें कोई स्पेशल टाइप की सेल्स मिली, उसकी स्टडी देखी। तो अब मैं क्या बना रहा हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में अपन स्टडी करते हैं। ये मैंने क्या करा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का मैंने क्या करा, ट्रांसफर सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ईच लोब में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3, ठीक है। तो ये मैंने 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ड्रॉ कर दी, TS ऑफ ST, क्या है ये, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन। इसमें क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, क्या आप इसको बोल सकते हो, जर्म सेल्स, ठीक है, आया समझ। और इसमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स, इलोंगेटेड सेल और पड़ी हुई रहती है, इन सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया को जर्म सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जो अपने बताया ना, स्पर्म बनाने हैं जिस प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो वो स्टार्ट कहां से होती है, स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट होती है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आपके पड़ी रहती है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाने की प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। और जो स्पर्म बनते हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम, या फिर आप बोल दो नरिशमेंट देने का काम है, वो कौन सी सेल करती है, सर्टोली सेल्स करती है, जो इलोंगेटेड ऐसे बीच बीच में पड़ी रहती है, ठीक है। दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच के स्पेस को अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में भी सेल्स आपस में से पड़ी हुई रहती है। इन सेल्स को क्या बोलते हैं, लैडिंग सेल्स, या आप बोल सकते हो इनको इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में प्रेजेंट होती है। मैं आपको एक बार डायग्रामेटिक व्यू बता देता हूँ, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ST, देखिए एक बार ये आपको ट्रांसफर सेक्शन दिख रहा होगा, ये स्पर्मेटोगोनियम, ये लैडिंग सेल्स, ये सर्टोली सेल्स, और ये स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है। अब कहीं कोई टीचर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम का भी यूज करता है, कोई स्पर्मेटोगोनिया का भी यूज करता है, डरना नहीं है, दोनों एक ही है। अगर आप पूरे ग्रुप की बात कर रहे हो तो स्पर्मेटोगोनिया, मतलब प्लूरल में क्या आ जाएगा, स्पर्मेटोगोनिया। और अगर आप केवल एक सेल की बात कर रहे हो तो एक सेल को अपन क्या बोल देंगे, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। आइए अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां से स्टार्ट होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया सेल से। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, 46 होते हैं, 23 पेयर बोल दो आप, या फिर 44 + XY, ये सारे लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया में क्या करना है, माइटोसिस करना है। माइटोसिस को अपन इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। इसमें मदर जो सेल होती है और जो डॉटर सेल होती है उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हमको छेड़ने नहीं है। तो माइटोसिस हुआ, 2 सेल बनी, मतलब एक स्पर्मेटोगोनियम सेल से 2 माइटोसिस किया, 2 सेल बनी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि मेल्स में क्या होता है, स्पर्म को तो फॉर्मेशन होता है, लाइफ टाइम चलता रहता है, रुकता नहीं है। भले स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है, स्पर्म की नॉर्मल शेप और साइज नहीं रहती, लेकिन फॉर्मेशन कभी रुकता नहीं, स्पर्म बनते रहेंगे। अगर आपको लाइफ टाइम स्पर्म बनाना तो आपको लाइफ टाइम क्या चाहिए, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स चाहिए। तो जैसे अपन ने माइटोसिस किया, 2 सेल बनी, तो एक सेल क्या करती है, माइटोसिस करके वापस स्पर्मेटोगोनिया की तरह ही वर्क करती है, और जो दूसरी सेल बनी वो क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो जो दूसरी सेल बनी उस सेल को बोलते हैं अपन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेल ही आगे चलकर क्या करती है, स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। मतलब इस सेल का अपन ने काम और स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं कहता हूं इसका अपन ने फंक्शन और स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया, इसलिए अपन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब जब भी अगर आप वर्क और वो चीज फिक्स कर लेते हो, आपने क्या किया, स्ट्रक्चर फंक्शन फिक्स कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस कितने टाइम होता है, 2 टाइम्स होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 जो होता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ 2 1 थे तो यहाँ भी 2 1 और 2 1 ही रहेंगे। आपके पास में 2 सेल बनी, मियोसिस आफ्टर मियोसिस 1, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें जो क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे वो हाफ हो जाएंगे, N और N, ठीक है। अब अपन क्या करना है, मियोसिस 2 करना है, इसमें मियोसिस 2 करा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 करने से अपने बाद में क्या बना, स्पर्मेटिड बना। इधर भी क्या बनेगा, स्पर्मेटिड बनेगा। ये इधर भी क्या बना, स्पर्मेटिड, और इधर भी क्या बना आपके पास में, स्पर्मेटिड। मतलब जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनी, दोनों में मियोसिस 2 हुआ और 4 स्पर्मेटिड बन गए। आप तो बोलेंगे सर हम तो स्पर्म बनाने थे, लेकिन ये तो स्पर्मेटिड बन गया। स्पर्मेटिड और स्पर्म में यही डिफरेंस होता है, स्पर्मेटिड में टेल नहीं होती है और स्पर्म में टेल होती है बस। तो अपन को क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर फिक्स करके और इसका काम भी फिक्स कर देंगे। अपन क्या करेंगे, स्पर्मेटिड में टेल लगा देंगे, उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज कर देंगे, उसका काम फिक्स कर देंगे कि वो फीमेल ट्रैक में जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा, सीधी बात है। तो स्पर्मेटिड से अपन क्या कर दिया, स्पर्म बना दिया। टोटल कितने स्पर्म बन गए, टोटल 4 स्पर्म अपने पास में एक स्पर्मेटोगोनिया सेल से बन गए। क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो क्रोमोसोम नंबर इसमें भी N और N, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार क्रोमोसोम जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम होते हैं, इनमें भी डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम होंगे दोनों में, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में भले ही क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो होंगे वो डबल क्रोमेटिड ही रहेंगे। और स्पर्मेटिड में क्या होता है, जब मियोसिस 2 होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, मतलब वो तो सेम ही रहेंगे। देखो N
ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल क्रोमेटिड हो जाते हैं, ठीक है। और अपन इसमें क्या लगा देंगे, टेल लगा देंगे। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब स्पर्मेटिड है, स्पर्मेटिड में क्या थी, टेल नहीं थी, स्पर्मेटिड से अपन ने स्पर्म बनाया और उसमें अपन ने क्या लगा दी, टेल लगा दी। क्या लगा दी, टेल लगा दी। अपन ने इसमें स्ट्रक्चर चेंज किया और इसका फंक्शन भी फिक्स कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, डिफरेंशिएशन। और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर बायोलॉजी में नाम समझ आ गया तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की प्रोसेस। स्पर्मियो किसको शो कर रहा है, स्पर्म को, जेनेसिस क्या कर रहा है, किसको शो कर रहा है, प्रोडक्शन को, मतलब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। देखो स्पर्मेटोगोनिया से अपन ने स्पर्म बनाया और क्या हुआ, जो स्पर्मियोजेनेसिस वो लास्ट स्टेप है। देखो ना स्पर्मेटिड से स्पर्म कब बन रहा है, लास्ट स्टेज में बन रहा है। तो स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस। आपका नीट में आ जाएगा तो टिक करके आ जाओगे, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, टिक करके आना, राइट, ठीक है। इस पूरी प्रोसेस को मैं आपको एक ट्रिक के थ्रू याद करवा देता हूं। इसका जो पूरा सीक्वेंस है वो आपको मैं एक पूरी ट्रिक के थ्रू याद करवा देता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्या ट्रिक है अपने पास में, सर्दी में गोवा सिटी जाओ। अब बच्चे बोलेंगे मास्टर का हमारे को सर्दी में गोवा सिटी भेज रहा है, तुम गर्मी में जाना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार नीट निकाल लो, फिर गोवा दुबई मुंबई सब जाना। एस यहाँ किसको शो कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को, किसको शो कर रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसके अंदर पूरी प्रोसेस हो रही है। GO किसको शो कर रहा है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, जिससे प्रोसेस स्टार्ट हुई। C किसको शो कर रहा है, स्पर्मेटोसाइट को, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट में प्राइमरी भी आ गया आपके पास में और सेकेंडरी भी आ गया। और टी किसको शो कर रहा है यहाँ पे, स्पर्मेटिड को, और स्पर्मेटिड से अपन क्या बना देंगे, स्पर्म बना देंगे। तो देखो हो गया ना सीक्वेंस, सर्दी में गोवा सिटी जाओ। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रोसेस चल रही है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ स्पर्मेटोगोनिया से, उसमें क्या हो गया आपके पास में स्पर्मेटोसाइट्स बन गई, प्राइमरी सेकेंडरी, उसके बाद में स्पर्मेटिड बन गया, स्पर्मेटिड से स्पर्म बन गई, पूरी आपकी ठीक हो गई पूरे उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस की। आपको मैं इसको चार्ट के थ्रू समझा देता हूं एक बार। देखिए ये क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम देख सकते हैं ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि एक सेल की बात करिए, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटिड और मैच्योर स्पर्म। स्पर्मेटिड इमेच्योर होता है, उसमें टेल नहीं होती, उसमें मैच्योर होकर अपन ने क्या कर दिया, स्पर्म बना दी, स्पर्म से बना दी, ठीक है। यहाँ मैंने टिक दी है, सर्दी में गोवा सिटी जाओ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अपना जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक वो क्या है, स्पर्म स्ट्रक्चर, स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पर्म स्ट्रक्चर। देखिए हाँ भाई, तो स्पर्म बना लिया अपने। अब अपन एक बार क्या करते हैं, स्पर्म की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसे होती है। स्पर्म की स्ट्रक्चर देखने से पहले मैं आपको स्पर्म के बारे में 2 से 3 पॉइंट बताता हूँ कि स्पर्म में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी। सबसे पहले स्पर्म जो होता है एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, मतलब क्या कह रहा हूँ, स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि स्पर्म का जो काउंट होता है वो क्या होता है, 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन, ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना। और तीसरा पॉइंट क्या होता है, तीसरा पॉइंट होता है आपके पास में सीमन। कुछ बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि सीमन क्या होता है और स्पर्म क्या होता है। देखो सीमन जो होता है ना वो स्पर्म से मिलकर ही बना हुआ होता है। सीमन जो होता है ना उसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, एक होता है स्पर्म और एक होता है आपके पास में जो ग्लैंड्स होती है ना, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती है, डक्ट्स होती है, उनका जो सिक्रेशन होता है ना उससे अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। तो जो सीमन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, सीमन जो होता है स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। स्पर्म जो टेस्टिस के अंदर फॉर्म होते हैं और जो सेमिनल प्लाज्मा होता है वो क्या होता है अपने पास में जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स का क्या होता है, सिक्रेशन। तो ये आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, वो मैं आपको एक बार मॉडल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस यहाँ से पूरा ये डक्ट के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है। आप देखेंगे ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के आप देखेंगे डोर्सल साइड पर आपको ग्लैंड दिख रही है, कौन सी ग्लैंड है ये ग्लैंड अपने पास में सेमिनल वेसिकल जो पैर में होती है। और इसके नीचे देखेंगे तो आप ये क्या दिख रही है आपको, ये दिख रही है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, और इसके नीचे होती है अपने पास में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेनिस में प्रेजेंट होती है। इन तीनों ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है, इन तीनों ग्लैंड के सिक्रेशन से कौन सी ग्लैंड है, एक तो ये वाली ग्लैंड सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट, और एक कौन सी है, बल्बो यूरेथ्रल जो कि पेनिस में होती है। इन तीनों का जो सिक्रेशन होता है उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और इनके सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, सीमन बोलते हैं। सीमन में काउंट कितना होना चाहिए स्पर्म का, 200 से 300 मिलियन पर इजैकुलेशन होता है। और आपकी एनसीईआरटी कहती है जो 60% स्पर्म होते हैं वो क्या होने चाहिए, नॉर्मल शेप में और नॉर्मल साइज में, फर्टिलाइजेशन के लिए बता रहा हूँ। और जो 40% स्पर्म होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, मोटाइल होने चाहिए, मतलब उनकी मूवमेंट है फीमेल टेक में 40% स्पर्म की मूवमेंट या मोटिलिटी सही होनी चाहिए। आपका एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्पर्म की स्ट्रक्चर कि जो स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्पर्म की स्ट्रक्चर को एनसीईआरटी ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये क्या है मैं बना रहा हूँ, देख लें एक बार। एनसीईआरटी ने स्पर्म की जो स्ट्रक्चर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये क्या है, हेड पार्ट, पहला पार्ट जो है वो क्या है हेड, दूसरा जो है वो है नेक, तीसरा जो है ये क्या है मिडल पीस, और चौथा जो पार्ट है ये क्या है टेल, ठीक है। टोटल 4 पार्ट। अगर मैं हेड पार्ट की बात करूं तो हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसमें क्या भरे रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। अब देखिए ये इसका काम क्या होता है, जब भी मान ले कि मैंने इसको अज्यूम कर लिया ये क्या है स्पर्म है और ये है ओवम है। जब भी स्पर्म क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है और अगर उसको ओवम मिल जाता है तो ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए, ओवम के बाद होती है लेयर्स होती है, दोनों पहला सूडा हो गई, कोरोना रेडिएटर लेयर्स होती है, तो उनको पेनिट्रेट करने के लिए ये एंजाइम क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। ये एंजाइम की वजह से ही वो स्पर्म होता है उस ओवम की लेयर्स को पेनिट्रेट कर पाता है। कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि एक्रोसोम पाउच में भरे हुए हैं। तो ये कब काम आता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे काम आता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम आ सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके कोरोना रेडिएटर लेयर होती है, तो कोरोना रेडिएटर को तोड़ने के
के लिए क्या होगा, कोरोना लाइसिन हो जाएगा, और जोना जोना पेलोसिडा होती है उसको तोड़ने के लिए क्या हो जाएगा, जोना लाइसिन, लाइसिन मतलब तोड़ना, ये एंजाइम इसमें बने हुए रहते हैं। ठीक है, हेड में एक्रोसोम के साथ साथ में एक क्या होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस, मतलब लंबा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। अगर इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, जैसे कि अपन जाके आ चुके हैं कि इलोंगेटेड न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 23 बोल दो, या सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम बोल दो, या एन बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, इसको कोई ऐसा भी लिखता है 22 + x या 22 + y, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जो आपका जो नेक है, नेक में क्या प्रेजेंट होता है, नेक में आपका प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो टाइप के, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। मैं आपको बताऊंगा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है, डिस्टल सेंट्रियोल का काम होता है फ्लैजिला बनाना। जो स्पर्म मूव किस कारण से कर पाता है, क्योंकि स्पर्म में क्या होती है, फ्लैजिला होती है, जिसके कारण से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें स्पर्म मूव कर पाता है। पूरी ह्यूमन बॉडी में केवल एक ही ऐसी सेल होती है जो जिसमें फ्लैजिला मिलता है। कौन सी सेल है भाई, वो सेल है अपने पास में स्पर्म। ठीक है, अब देखते हैं मिडल पीस में। मिडल पीस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होते हैं स्पाइरल ऐसे। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, इसकी जो डिस्कवरी है सबसे पहले किसने करी थी, नेबनगन करके कोई साइंटिस्ट होगा, नेबनगन साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी करी थी, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नेबनगन। तो आपसे पूछे नेबनगन क्या है, तो नेबनगन क्या है ना, अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन मिडल पीस ऑफ स्पर्म। कैसी अरेंजमेंट है, स्पाइरल अरेंजमेंट है। ठीक है, देन अपन शिफ्ट होते हैं टेल पार्ट पे। तो टेल पार्ट में क्या आ जाएगी, आपकी पूरी फ्लैजिला आ जाएगी जो उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। इस टेल पार्ट को, इस फ्लैजिला को एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही देता है, इसलिए अपन माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस। ठीक है, और किस फॉर्म में एनर्जी देता है, ये एटीपी की फॉर्म में। तो हमारे पास में स्पर्म की स्ट्रक्चर हो गई। हेड में क्या है, 2% है एक्रोसोम, है ना, और इलोंगेटेड न्यूक्लियस। उसके बाद में नेक, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल डिस्टल। प्रोक्सिमल अपन को फर्टिलाइजेशन पढ़ लेंगे, और डिस्टल ने क्या कर दिया, जो आपके पास में फ्लैजिला बना दी। मिडल पीस, इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, किस फॉर्म में अरेंज है, स्पाइरल फॉर्म में अरेंज है। और जो लास्ट वाली टेल है उसमें क्या है, अपने पास में फ्लैजिला है जो उसके मूवमेंट में हेल्प करती है। चलो अब अपने स्पर्म के स्ट्रक्चर को एक ट्रिक के थ्रू याद कर लेते हैं। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, जिससे आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर पूरी याद हो जाएगी। देखिए, अगर आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर याद करनी है, ट्रिक क्या है, हैंड ऑफ मैम। मैम जो होती है ना, जो बढ़ाते हैं मैम, उनका हाथ। एच किसको शो करता है यहाँ पे, हेड को। ठीक है, हेड पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, ए से आप लिख सकते हो इसको एक्रोसोम जिसमें एंजाइम बने हैं, और एन से क्या लिख सकते हो आप, इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम और इलोंगेटेड न्यूक्लियस। ऑफ को छोड़ दो, मैम में आ जाओ, तो एम किसको शो कर रहा है, दूसरा पार्ट मिडल पीस। ठीक है, और ए मतलब एटीपी कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे पूछेंगे कि एटीपी कौन से पार्ट से मिलती है स्पर्म को, मिडल पार्ट से मिलती है, मिडल पीस से मिलती है, कौन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एम और एम मैच कर सकते हो। ये आपके पास में ट्रिक हो गई हैंड ऑफ मैम, स्पर्म की स्ट्रक्चर याद करने की, उनके पार्ट याद करने की, उनका वर्क याद करने की। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन। इससे पहले मैं आपको एक बार स्पर्म की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये देखिए, इसमें है आपके पास में, ये क्या है, हेड पार्ट है, पहला पार्ट जिसमें एक्रोसोम न्यूक्लियस। फिर आप नेक पार्ट में जाएंगे तो इसमें सेंट्रियोल आ जाएगा। फिर आप जाएंगे बॉडी, या इसको मिडल पीस भी बोलते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंज होते हैं। उसके बाद में क्या है, ये टेल पार्ट है, और टेल पार्ट में आपको फ्लैजिला दिख रही होगी। इसकी मैंने आपको ट्रिक भी मेंशन कर रखी है, देख सकते हैं आप, हैंड ऑफ मैम। ठीक है, अब आइए अपन जो तीसरा टॉपिक है वो कवर अप करते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है मतलब स्पर्मेटोगोनिया से जो स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कब स्टार्ट होती है, एट प्यूबर्टी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये एट प्यूबर्टी ही क्यों स्टार्ट होती है, एट प्यूबर्टी मतलब 13 से 14 की एज में ही क्यों स्टार्ट होती है। 13 से 14 की एज में स्टार्ट होती है क्योंकि सारा गेम हार्मोन्स का होता है। अब देखते हैं, अपन समझते हैं। अब मैं बना लेता हूँ, एक बार डायग्राम से बताता हूँ आपको कि जैसे कि मैंने मेल को ड्रॉ किया है। ठीक है, हाँ मानता हूँ नहीं बना, अच्छा इतना बुरा नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या बना दिया, ये हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से अपन क्या बना दी है, दो ग्लैंड अटैच होती है, पी की शेप की। ये क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और ये क्या है अपने पास में, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है ना। अब देखो, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, GnRH। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये कहाँ एक्ट करता जाके, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है। कहाँ एक्ट करता है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाके एक्ट करता है GnRH। उसके बाद में क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन कौन से, एक निकलता है LH, एक होता है FSH। LH की फुल फॉर्म क्या होती है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, और FSH की होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो होता है वो किस पर वर्क करेगा, लेडिंग सेल्स पर। किस पर वर्क करेगा, लेडिंग सेल्स पर। जो मैंने बताई थी ना आपको, इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच में पड़ी हुई रहती है सेल्स, ये बताई थी ना मैं कि यहाँ बीच में पड़ी हुई रहती है, इस पर जाके ये वर्क करता है, लेडिंग सेल्स पर जाके वर्क करता है। ठीक है, और यहाँ से क्या निकालता है, ये एंड्रोजेंस निकालता है। लेडिंग सेल्स को क्या बोलता है भाई, कि तू एंड्रोजेंस निकाल। और एंड्रोजेंस में भी सबसे मेन कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेन होता है। देखो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो निकला उसका कुछ अमाउंट तो कहाँ चला जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चला जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, और कुछ अमाउंट कहाँ चला जाएगा, आपका ब्लड में चला जाएगा। जो कि आपके जो मेल्स में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर होते हैं, जैसे जो वॉइस होती है वो भारी होना, है ना, दाढ़ी मुंह आना, वो सारी चीजें करना, मतलब कुछ अमाउंट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में चला गया स्पर्म फॉर्मेशन में, कुछ ब्लड में चला गया। अब आ जाओ FSH कहाँ वर्क करता है भाई, सर्टोली सेल्स पर। जो मैंने बताया था ना कि स्पर्मेटोगोनिया के बीच में इलोंगेटेड सेल्स ऐसी होती है, उस पर जाके FSH क्या करता है, एक करता है, और उससे क्या निकालता है, उससे निकालता है एक फैक्टर निकालता है जिसे बोलते हैं अपन ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि आपके स्पर्मियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो हमारे ये जो 3 पॉइंट हैं, तो हमारे जो 3 पॉइंट है, 3 टॉपिक कवर हो गए, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म स्ट्रक्चर और हार्मोनल रेगुलेशन। तो आज हम इसका कंक्लूजन देखते हैं लेक्चर का, कि इसका जो है कंक्लूजन क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ये पढ़ा कि अपन ने स्पर्मेटो जो गोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया से अपन ने क्या बनाया भाई, स्पर्म बनाया। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये कब होती है, एट प्यूबर्टी। आज पूरे टॉपिक में अपन ने यही पढ़ा। अपन ने क्या करा, कितनी बार माइटोसिस किया, इसमें अपन ने एक बार माइटोसिस किया,
और मियोसिस 1 किया और मियोसिस 2 किया, ठीक है। और एक स्पर्मेटोगोनिया से अपन ने कितने स्पर्म बनाया, एक स्पर्मेटोगोनिया से अपन ने 4 स्पर्म को बनाया स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। फिर अपन ने क्या किया, स्पर्म की स्ट्रक्चर स्टडी करी, स्पर्म की स्ट्रक्चर में अपन ने क्या क्या स्टडी करी, जो मैंने आपको टिप बताई थी, हेड, मिडल पीस, एमपी लिख देता हूं उसको, मिडल पीस, फिर अपने क्या करी, टेल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है लास्ट अपना क्या है, हार्मोनल रेगुलेशन। हार्मोनल रेगुलेशन में अपन ने क्या क्या स्टडी किया, कौन कौन से हार्मोन के बारे में पढ़ा। सबसे पहले GnRH जो आपके हाइपोथैलेमस से निकलता है, LH और FSH जो आपके लीडिंग सेल्स उससे है ना, किससे निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। ये सारे हार्मोन के बारे में अपन ने पढ़ा, ठीक है। और लास्ट में लीडिंग सेल्स क्या निकलती है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के लिए। तो ये अपना पूरा कंक्लूजन हो गया, ठीक है। तो कल के लेक्चर में अपन क्या कवर करेंगे, oogenesis। आज अपन ने क्या किया, मेल में गैमेट बना दिए, कल अपन फीमेल में गैमेट बनाएंगे और फीमेल में गैमेट बनाने की प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, oogenesis। जैसे अपन ने इसमें बोला ना स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको बनाने की प्रोसेस वैसे ही फीमेल को बोल देंगे oogenesis। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।